नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स में। महाकुंभ हो रहा है 144 साल के बाद। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम ये इवेंट देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, इसको जी पा रहे हैं। और ये इवेंट सिर्फ इंडिया के लिए एक इवेंट कब बन के नहीं रह गया, ये ग्लोबल चला गया है। इसको अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में ना देखा जाए, ये ग्लोबल न्यूज हेडलाइन बन रहा है कि इतने लोग एक साथ कैसे एक शहर में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन वहीं भारत में कुछ गिद्ध बैठे हुए हैं जो ये मना रहे हैं या जो ये चाहते हैं कि ये जो इवेंट है, ये जो महाकुंभ है, ये जो आस्था का पर्व चल रहा है, इसमें कैसे विघ्न आ जाए, कैसे डिस्टरबेंस आ जाए और कैसे इसी बहाने सरकार को घेरा जाए। लेकिन ये कुंभ ने इस बात को साबित कर दिया, आज के डेट में जो सनातन धर्म है और जो हिंदू एकता है वो आज भी बहुत ऊपर है, बहुत अडीग है। बस उसको अपना एक नेता चाहिए, एक लीडर चाहिए, एक मार्गदर्शक चाहिए। वो अपने लीडर, नेता, मार्गदर्शक के पीछे कहीं भी खड़ा हो सकता है आज के डेट में। और इसका सीधा सीधा उदाहरण प्रयागराज है। और कुछ गिद्ध जो मंडरा रहे हैं, जो ये मना रहे हैं कि ये मिशन कैसे फेल हो जाए, ये फेस्टिवल, ये जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार अभी चल रहा है प्रयागराज में, वो कैसे फेल हो जाए। कुछ लोगों ने फेल करने की कोशिश भी की। आयुष जी से जानेंगे, ये खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, प्रयागराज को बहुत अच्छे से समझते हैं और राजनीति को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आज मैंने इनको इनवाइट किया है कि महाकुंभ पे जो कुछ आतंकवादी, जो देश में बैठे आतंकवादी मैं जिनको बोलता हूँ, मतलब अपने गृह राज्य में रहते हुए गिद्ध बनकर घूम रहे हैं और वो मना रहे हैं कि कुंभ फेल हो जाए, उनके ऊपर दो टिप्पणी, कुछ ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे पोस्ट आ रहे हैं जिनको देख करके ये लग नहीं रहा कि वो इस बात से खुश हैं कि कैसे 1 करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग एक दिन में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उन पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जब आपने बात गिद्धों की कर दी है तो समझने योग्य बात यह है कि आखिर गिद्ध कहाँ पर आते हैं। ये जो गिद्धों का मंडराना है, ये आखिर कहाँ पर चलता है। तो गिद्ध अपनी मनसा अनुरूप जहां पर उनको लगता है कि यहाँ हमारे लिए कुछ मिल सकता है, हमेशा गिद्ध वहां पहुंचते हैं। तो आखिर यहाँ क्या मिल सकता है? तो यहाँ गिद्ध को दिख रही है कि इतना बड़ा एक, जैसा आपने बताया कि महाकुंभ का एक बड़ा आयोजन चल रहा है, एक धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है और जिसमें हर आदमी उसका अपना लाभ और अपनी धर्म आस्था और अपनी निष्ठा, जिसका अपना धार्मिक स्वभाव है, वो आदमी अपना उसमें जो है अपना शामिल हो रहा है उस महाकुंभ में। तो ऐसे समय पर इन गिद्धों का आना जायज है, कि तय है कि हाँ ये गिद्ध होंगे ही। आखिर इनकी समस्या क्या थी? तो इनकी समस्या ये थी कि इतना बड़ा आयोजन और इतने व्यवस्थित रूप से आखिर 13 जनवरी से अब तक कैसे चला। लगातार आप इनके ट्वीट्स, इनकी बातें, उनमें आप एक सिमेट्री पाएंगे कि एक सेम चीज हो रही थी कि कहीं ना कहीं कोई अनहोनी या कोई ऐसी घटना निकल आए और ये गिद्ध उस पर नोचने लगे। दूसरी बात यह है कि हम लोग भारतीय परंपरा के संवाहक हैं। भारतीय इतिहास में और हमारे वेदों पुराणों में आप पाएंगे हर युग में ऐसे लोग थे कि जहां भी धार्मिक अनुष्ठान होता था तो वहां पहले राक्षस थे, तो वो अपनी असुरी माया और राक्षसी प्रवृत्ति के कारण उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न करते थे। आज वो राक्षस और असुरी प्रवृत्ति के लोग कुछ लोगों के रूप में हम लोग को दिख रहे हैं। नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसे लोगों का नाम लेना से अपनी जो जिह्वा है और अपनी जो आत्मा है वो अपवित्र होती है। एक आदमी का नाम मैं लेना चाहूंगा आयुष जी, आपको 2 मिनट रोक करके। एक कांग्रेस के बड़े नेता और अभी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, अभी उन्होंने एक बयान दिया है कि डुबकी लगाने से, या भारत देश की, सॉरी, अब उन्होंने एक बयान दिया है कि डुबकी लगाने से क्या भारत देश की गरीबी मिट जाएगी। लेकिन ये वही मल्लिका अर्जुन खड़गे और इनकी सरकार भारत की लाखों करोड़ों रुपए की जमीन मुफ्त में वक्फ बोर्ड को दे देती है, तब क्या उस जमीन से मतलब गरीबी नहीं मिट सकती थी? क्या उस जमीन पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल नहीं बन सकते थे? जो ये राम मंदिर बनते समय ये कहते थे कि यहाँ पे स्कूल बनवा दीजिए, यहाँ पे हॉस्पिटल बनवा दीजिए, 40 वकील खड़ा करते थे। क्या ये जो जमीन फ्री में वक्फ बोर्ड को दे दी गई,
क्या उस पे स्कूल हॉस्पिटल नहीं बना सकते थे? क्या वहां पे एक स्किल सेंटर डेवलप करके गरीबी नहीं खत्म कर सकते थे? क्या हज में जो सब्सिडी देते हैं उसको रोक करके गरीबी नहीं खत्म की जा सकती थी? कांग्रेस पार्टी जगह जगह, अभी दिल्ली में सुनने में आ रहा है कि 1,000 करोड़ का मुख्यालय बना दिया। ठीक है, आपकी पार्टी 10 साल से 15 साल से सत्ता में नहीं है, वो पैसे से आप गरीबी मिटाते, गरीबों का कल्याण करते। ये अभी ऐसे बयान ये दे रहे हैं कि गरीबी नहीं मिटा सकते थे, और ये बाकी धर्मों के टाइम पे खजूर खाते थे बैठ के, इफ्तार पार्टी करते थे। उस पे कुछ बयान दीजिए, क्योंकि ये सीधा सीधा हिंदू सेंटिमेंट को हर्ट करना, उनको नीचा दिखाना। ये चुनावी गिद्ध टाइम टाइम पे, इन्हीं के राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण बन के घूमते थे, आज अपने जात का पता नहीं है। अगर एक बार अनुराग ठाकुर ने जात पूछ दिया था तो भड़क गए थे कि ये हमारा अपमान है। तो ऐसे लोग हमारे सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, इस पे आप कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, XYZ कोई भी नेता हो, इनकी बात हो और इनके मुंह से गरीबी ना निकले, तो ये बड़ी एक आश्चर्यचकित बात है। जवाहरलाल नेहरू गरीबी हटाते रहे, इंदिरा गांधी जी गरीबी हटाती रही, राजीव गांधी जी गरीबी हटाते रहे, और कांग्रेस के जितने नेता आए, लेके मनमोहन सिंह से लेकर और आज के मल्लिकार्जुन खड़गे तक, तो इनका कॉपीराइट है गरीबी पे। मतलब ये चाहते हैं, ये हटाना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि भारत में गरीबी बनी रहे, और ये गिद्धों की तरह अपने समय समय पर उसका चुनावी लाभ अपने जो इन्होंने वोट बैंक बना के रखे हैं उनसे लेते रहे। हम लौटते हैं महाकुंभ पर। तो महाकुंभ के जो आयोजन है उस पर इन लोगों की एक भी मंशा स्पष्ट रूप से थी कि कैसे इसमें विघ्न बना जाए। तो आप इसका एक पूरा देखेंगे तो पाएंगे कि अखिलेश यादव का जाना होता है महाकुंभ प्रयागराज में, और अखिलेश यादव के जाने के बाद से ही लगातार 2-3 घटनाएं घटती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। वहां के कई चश्मदीदों का कहना है कि 10 से 15 लड़के थे लाल टोपी में जो आए और जिन्होंने बैरिकेडिंग तोड़कर कूदना और वहां पर व्यवस्था को कैसे अव्यवस्था में परिवर्तित किया जाए उसका प्रयास किया, और वो प्रयास में अपने सफल हो रहा है, जहां पे अखिलेश यादव जिंदाबाद के 4 लड़के नारे लगा रहे हैं। वो चश्मदीदों ने भी उसका मतलब पूरी तरीके से बयान दिया है कि ऐसा वहां पे लोगों ने देखा। तो मेरा अगर ये नहीं है तो अखिलेश जी का खंडन क्यों नहीं आ रहा? नहीं, उसमें खंडन, आप खंडन की बात कर रहे हैं, ये घटना रात में 1:30 से 1:45 के बीच में 10-15 मिनट की घटना थी, जो कुछ लोगों ने अव्यवस्था फैलाई और उससे एक ये बड़ी जनहानि हुई, घटना उत्पन्न हुई। आप देखिए अखिलेश यादव का 2 घंटे बाद ट्वीट और पोस्ट आ जाती है कि ऐसे, और उसमें किसी घटना का जिक्र मात्र नहीं था। अखिलेश यादव की आप ट्वीट पे जाइए और फेसबुक की पोस्ट पे जाइए, वाकायदा वो मृतकों की आत्मा को शांति दे रहे थे, जहां पर प्रशासन, मीडिया कोई भी आंकड़े या चीजें या समझने में त्वरित प्रक्रिया में विफल हुआ, वहां पर अखिलेश यादव निश्चित रूप से तय थे और उन्होंने तुरंत वो मृतकों की आत्मा को शांति देने का प्रयास किया। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेह उत्पन्न करता है और जनता भी इस चीज को देख रही है कि आखिर कारण क्या है। अब दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव इस पूरी वर्तमान की राजनीति में हर जगह संदेह की भूमिका में है, और मैं संदेह की भूमिका में इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर बड़ा एक, देखिए हम धर्म आस्था और निष्ठा वाले लोग हैं, हमको लगता है कि सब कुछ हमारा कार्यक्रम बढ़िया चल रहा था, एक अनुष्ठान अच्छा चल रहा था, एक आदमी आता है और वहां पर अव्यवस्था होनी शुरू, कोई ना कोई घटना दुर्घटना होने लगती है। तो ऐसे लोगों को अपने यहाँ व्यवहारिक भाषा में पनौती कहा जाता है, और मैं पनौती क्यों है वो सिद्ध भी कर देता हूं। ये दिल्ली गए, वहां पे इन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा किया और रोड शो किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये वहां से निकलकर दिल्ली से लखनऊ नहीं पहुंच पाए होंगे और आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों का इस्तीफा आ जाता है। तो कुछ ऐसे पनौती लोग हैं जो साबित हुए हैं कि ये पनौती हैं, और इस तरीके से इन्होंने गिद्ध बनकर प्रचार किया। गिद्ध शब्द मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि इन्होंने विफल करने का धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयास किया, और ये इतना नीचे राजनीति के उस स्तर पर उतरते हैं जहां पर मानवीय परंपराएं उनको भी छिन्न हो जाती हैं कि एक इस स्तर पर उतर के ये अपनी राजनीति और रोटियां सेकने का काम करते हैं। वहीं पे इनके एक बड़ी समर्थक है नेहा सिंह राठौर, वो इनके पक्ष में मुंबई से वीडियो डाल के बताती हैं। तो कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है, और महाकुंभ जैसा है, ये पुण्य प्रताप है, जैसा आपने कहा कि हम तो बड़ा फॉर्चुनेट है, तो ये आस्था का विषय है, और हर व्यक्ति को अपनी आस्था और धर्म के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। अब जब समाजवादी पार्टी
इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है, उसको अगर नेहा सिंह राठौर जैसा एक मामूली सिंगर, जिसका पॉलिटिक्स में ना कोई इतिहास है ना आगे होगा, उसका अगर सहारा लेना पड़ रहा है, तो ये दिखाता है कि मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी थी वो कितनी गर्त में जा चुकी है। और दूसरी ये बात मैं बताना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जो जब से गए हैं, आप सही कह रहे हैं कि जब से गए हैं, उसके बाद से ही जो हमको कुछ-कुछ अशुभ न्यूज़ मिल रहे हैं, इससे आम जनता में एक यही गया है कि भाई ये आदमी पनौती है, जब से गया है तब से कुछ न कुछ गलत न्यूज़ आ रहा है, उसके पहले सब कुछ सही चल रहा था। दूसरा ये नहीं, वो कि आप इसमें देखिए कि कुंभ के आयोजन की जब से तैयारी चल रही थी हुँ, पिछले कई महीनों से, हाँ, तब से लगातार इनका कुंभ पे बिल्कुल। कुछ ना कुछ ऐसा और निगेटिव बयान लगातार आ रहा था और ये हमेशा उस पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे थे। और कुछ भीम आर्मी के, मैं नेता नहीं कहूँगा, वो चमचे हैं बेसिकली। सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे चमचे हैं जो अपने नेता को प्लीज़ करने के लिए अपने आप को नेता दिखाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चमचे हैं जो ये ज्ञान दे रहे हैं कि इतना पैसा खर्चा स्कूल, हॉस्पिटल में कर देते तो बड़ा अच्छा होता। मैं उनसे विनम्रता से पूछता हूँ कि 70 साल से आपको आरक्षण दिया गया, आपको पढ़ने, लिखने, ऊपर बढ़ने का मौका दिया हमारे संविधान ने। अगर आप 70 साल के बाद भी ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हो, कम्पीट नहीं कर पा रहे हो, तो आपका ये कहना कि स्कूल, कॉलेज बना देते, अरे भाई आपको सारी सुविधाएँ दी गई हैं। देखिए, ऐसे लोगों का ना संविधान से कोई मतलब है और ऐसे लोगों का ना समाज से कोई मतलब है। बिल्कुल नहीं। निश्चित रूप से उनका कोई मतलब नहीं। ये बस उनको एक भीम आर्मी का चमचागिरी करने में लगे हैं, तलवे चाटने में लगे हैं और अपना पैसा बनाने में बस लगे हैं। और इनका कोई पर्याय नहीं है, तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा जो है इन पर बात करने से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब क्योंकि नहीं। ये हमेशा ऐसे आपको हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और बताऊंगा, कांग्रेस का एक भी चीफ मिनिस्टर, चाहे राहुल गांधी भी कह लो, चाहे प्रियंका, सोनिया, और कोई भी चीफ मिनिस्टर अभी तक प्रयागराज नहीं गया है। ये वही लोग हैं जो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते थे। ये प्रयागराज नहीं गए हैं या जाना ही नहीं चाहते हैं, अब इसका कारण तो ये बता सकते हैं, लेकिन आनंद भवन से लेकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रयागराज का क्या रिश्ता रहा, इस गांधी परिवार का प्रयागराज से क्या रिश्ता था, कैसे संबंध थे और आज क्या स्थिति है, तो ये वाकई विचारणीय है। ये विचारणीय है। और जो गांधी परिवार, इलाहाबाद एक बहुत बड़ा इनका गढ़ रहा है, उस इलाहाबाद में जो अपने आप को ये जनेऊधारी ब्राह्मण कह के हिंदुओं को भटकाने का काम करते थे, कंफ्यूजन पैदा करते थे, आज वो जनेऊधारी ब्राह्मण उस प्रयागराज में कोई डुबकी हमें लगाने लगता है कि नहीं जा रहा हमें है। लगता है ये गांधी परिवार को जवाब देना चाहिए। नहीं, तो हमें लगता है कि इनका मोह इलाहाबाद से था, प्रयागराज से इन्होंने अपने आप को अलग कर और लिया। ये जाति जनगणना करवाना चाहते हैं और खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण भी कहते हैं, लेकिन अगर इनसे जात पूछ दिया जाए तो ये ईगो पे ले लेते हैं और इसको बकायदा गाली समझते हैं। इन्होंने अनुराग ठाकुर को ये कह दिया कि उन्होंने मुझे गाली दी है। देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ का जब से आयोजन हुआ है, तो जहां तक जो आपने कहा ना कि जाति गणना, जाति जनगणना और जातिगत जो इनकी एक मंशा थी कि भारत में हम जातिगत जन, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे वो राहुल गांधी हो, मैं दोनों की संयुक्त रूप से बात कर रहा हूँ, तो वो इनको तो जब से महाकुंभ का आयोजन हुआ तब से तो ये रात रात सो नहीं पा रहे हैं। सो क्यों नहीं पा रहे हैं? आप देखिए कि इतना विशाल आयोजन, करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं और वो उसमें कोई जाति नहीं दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख वो एक निष्ठा, एक आस्था के लिए अपने लिए आ रहे हैं, तो ये कहीं तो मुस्लिम वहां पे जा रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि इनके लिए ये बड़ा बेचैनी वाली स्थिति हो गई है और इनको रातों रात नींद गायब हो गई है कि आखिरकार हम जिस भारत को, जिस भारतीयता को जाति में बांटने की बात कर रहे थे, वो इनकी मंशा इस महाकुंभ के आयोजन से विफल होती हुई नजर आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब इनको मनसा कुछ भी लगे, योगी आदित्यनाथ की जो कुशल शैली है, नरेंद्र मोदी का जो विजन था, महाकुंभ हो गया। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि नरेंद्र मोदी सीधा मतलब इतने मतलब भगवान का उन पे कृपा रहा, इतना कृपा रहा कि राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो वो प्रधानमंत्री थे, महाकुंभ का आयोजन जब हो रहा है तो वो प्रधानमंत्री थे, हैं मतलब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन उनके रहते हुआ। और वहाँ पे महाकाल में जो महाकाल नगरी बनी है, वहाँ पे मोदी जी गए। तो ये जितने भी हिंदू सभ्यता को आगे बढ़ाने का जिम्मा नरेंद्र मोदी के जिम्मे आया है, तो मैं तो मानता हूँ कि अब आगे काशी मथुरा भी हो जाना चाहिए। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी
कि आप समर्पण को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि नरेंद्र मोदी ने भारतवर्ष में कम से कम 1000 सालों के लिए सभी चीजों को, जो उनका एक धार्मिक और ऐसा भारतीयता का जो हमारी सांस्कृतिक जो उन्होंने विकास किया है, वो अमूल चूक है। और इस विकास को उन्होंने भारतीयता को मान के चलिए कि अगले 1000 वर्षों तक बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित कर दिया। देखिए कि हम लोग आज हैं, कल हम लोग नहीं होंगे। आज जो लोग हैं वो कल नहीं होंगे, कल जो होंगे वो परसों नहीं होंगे। लेकिन आप देखिए कि भारत देश, यहाँ की संस्कृति, वो संजोने का जो एक मुख्य चीज होती है वो हमारी सांस्कृतिक और जो भारतीयता से रिलेटेड जो आस्थाएं हैं उनके स्तंभ होते हैं। आपने जैसे उज्जैन की बात की, आपने जैसे काशी की बात की, आप जो है अयोध्या की बात करेंगे, और साउथ से लेकर मतलब कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक, महाराष्ट्र से लेकर आसाम तक, पूरे तरीके से जितनी भी ऐसी धरोहर थी उन सभी को विकसित करने का, जीर्णोद्धार करने का, पुनर्विकसित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इनको आने वाले भारत के कम से कम 1000 वर्षों के लिए इस विकास को सुनिश्चित करने का काम किया है। और महाकुंभ का जो आयोजन हमारा हुआ है या हो रहा है, ये इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का नाम इतिहास के पन्नों में छप चुका है। अब चाहे कितने गिद्ध आए और कितने गिद्ध चले गए, जनता वहां की हाँ, व्यवस्थाओं को, जनता हाँ, सारी चीजों को देख रही है। हाँ, और जनता जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में भी जान रही है। और जो जनता वहां साक्षात रूप से, जब मैं खुद होके आया हूं, मैं खुद गया हूं, किस तरीके की जो जरूरी जन सुविधाएं हैं उनको लेकर कितनी व्यवस्था की गई है, सारी व्यवस्था की गई है, सब कुछ व्यवस्थित है। तो जनता भी ये चीज देख रही है और हर व्यक्ति ये चीज जान रहा है। और जैसा कि लोग आज के समय में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर या उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर जो आरोप लगाने का एक प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास भी उनका पूरी तरीके से विफल है। और वो अपनी मंशा जो वो चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा, तो वो एक उनके अंदर छटपटाहट है। और कुंभ का आयोजन इतिहास के पन्नों में तो अमर हो ही गया है। ग्लोबली भी अब पूरी दुनिया में ये डंका बज चुका है कि भारतीय हिंदू कहाँ पे है, किस स्थिति में है और उसका क्या वर्चस्व है इस देश में। हमने अपनी एकता को साबित किया है, अपने कल्चर को साबित किया है, अपने सनातन धर्म को पुनः स्थापित किया है। मैं जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, किसी व्यक्ति को आपको समझना है या जानना है तो आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखें। महाकुंभ में घटना हुई जो वाकई बहुत ही दुखद थी। जिन लोगों की उसमें क्षति हुई है, परिवारजनों की क्षति हुई है, उनके लिए हम सभी के दिलों में गहरी संवेदना है। और हम कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर, सरकार भी सोच रही है और हम एक आम आदमी के तौर पर, एक भारतीय नागरिक के तौर पर, एक समाज के एक निवासी के रूप में उन चीजों को हम अपने दिलों में समझ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन व्यक्तित्व को समझने के लिए आपको ये चाहिए कि आप उस घटना के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने आए, उनकी आंखों में आंसू थे, वो पूरी तरीके से भाव विभोर थे। और इंसान को देखिए, एक चीज आप मानिए कि इंसान को दुख तब होता है जब वो कोई काम अपने दिल से बेहतर करे और अच्छा करने का प्रयास करे। कोई भी दुर्घटना अनहोनी हो जाती है तो उस व्यक्ति को दुख होता है। जो लोग मुखौटा लगाकर और मतलब कोई भी कुंभ आता है या कोई भी ऐसा धार्मिक अनुष्ठान होता है, उसका आयोजन करते हैं और फॉर्मेलिटी के तौर पर आजम खां को उसका प्रभारी बना देते हैं, इससे कर, तो वो इन चीजों को नहीं समझ सकते। और मैं तो कहूंगा कि जो खुद में एक संत है, एक मठ का मठाधीश है, और वो इस चीज को कर रहा है, तो उससे ज्यादा इन चीजों का महत्व किसी और के लिए क्या हो सकता है। तो वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा के रखिए और हमारा इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक चैनल भी @facts&politics, वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए और आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लिए। धन्यवाद। महाकुंभ को लेकर मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि आप किसी भी तरीके के भ्रामक प्रचार में ना फंसते हुए चीज़ों को जांच पड़ताल, क्योंकि सोशल मीडिया दो धारी तलवार होती है। तो इस सोशल मीडिया का अगर आप उपयोग कर रहे हैं और महाकुंभ को लेकर कोई जानकारी अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें मानवीयता और चीज़ों को ध्यान रखते हुए उसका उपयोग करें और संवेदना के रूप में अपने भाव और विचारों को व्यक्त करें। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। शुक्रिया।